हेलो नमस्कार मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इसके अपना स्टडी चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पर डेली क्लास चलेगा 10th एवं 12th का ऑब्जेक्टिव VVI क्वेश्चन। चलिए आज साइंस 10th का साइंस में फिजिक्स का पहला चैप्टर करवा रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन पहला क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमारेखा का व्यास क्या कहलाता है? कहलाता है गोलीय दर्पण। क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण। क्वेश्चन नंबर दूसरा में दिया है, दूसरा में दिया गया छात्रों, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत को बड़ा प्रतिबिंब दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का दाढ़ी बनाने में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। और उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है गाड़ी के साइड मिरर में। गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है चेहरा देखने में, फेस देखने में, आईना के रूप में। क्वेश्चन नंबर तीसरा में दिए गए छात्रों, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक और उल्टा। क्या होगा? वास्तविक और उल्टा। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो क्या होगा इसका हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। इसका वक्रता त्रिज्या इसका F बराबर हो जाएगा R/2 फार्मूला। ये फार्मूला के अनुसार से 32/2 काट के 16। इसका आंसर C होगा 4 के 5 के। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित क्या होता है? परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। क्या होता है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, I बराबर R। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, हवा निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगी? हवा जो है निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगी? तो 6 का होगा 10 to the power 3 × 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। 1 हो जाएगा। क्या होगा? 1। क्वेश्चन नंबर 7 में है, प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है? प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है? तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। प्रकाश किसका उदाहरण है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 8 में प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो मेरे प्यारे छात्रों, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितना नियम होता है? 2 नियम। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब होता है? तो कौन सा दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा होता है? अवतल दर्पण में। और समतल दर्पण में प्रतिबिंब क्या होता है? सेम। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब छोटा। तो दर्पण में प्रतिबिंब क्या होता है? छोटा होता है। क्या होता है? छोटा। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है, गोलीय दर्पण के फोकासांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का क्या संबंध है? तो इसका संबंध है F बराबर R/2। क्वेश्चन नंबर 11 में है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कौन होता है? अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 12 में दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो अवतल दर्पण। कौन दर्पण उपयुक्त होता है? अवतल दर्पण।
समतल दर्पण तो बता, उत्तल दर्पण गाड़ी के साइड मिरर में सर्च लाइट में। क्वेश्चन नंबर 13 में दर्पण सूत्र, ये VVI क्वेश्चन है साथियों, ये VVI क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। दर्पण सूत्र, दर्पण का सूत्र होगा 1/V + 1/U बराबर 1/F, हो गया दर्पण सूत्र। क्वेश्चन नंबर 14, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? कौन सा दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? समतल तथा उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो इसकी प्रवृत्ति है आभासी तथा बराबर। क्या होता है? आभासी तथा बराबर। क्वेश्चन नंबर 16 में गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या होती है? आधी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधा होता है, आधा। क्वेश्चन नंबर 17 में किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? किसी काल्पनिक प्रतिबिंब है, काल्पनिक प्रतिबिंब किस में बनता है? तो अवतल दर्पण में। किसमें बनता है? अवतल दर्पण में। क्वेश्चन नंबर 18 में एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा? तो एक उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब हमेशा जो होता है वो काल्पनिक होता है और हास्यरहित होता है। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है ईंट इनमें से क्या पारदर्शी पदार्थ है, अपारदर्शी पदार्थ है, पारभासी पदार्थ है कि कोई नहीं है? तो इसका होगा कि यह होगा जो अपारदर्शी पदार्थ है। ईंट क्या है? अपारदर्शी। पारदर्शी में आएगा शीशा, पारभासी में आएगा तेल से भीगा हुआ कागज, तेल का भीगा हुआ कागज वो आभासी प्रतिबिंब में आएगा। पारदर्शी में शीशा। 20 में हमारी आंखें जो देख सकती है वे वस्तुएं क्या कहलाती है? हमारी आंखें जो देख सकती है वो वस्तुएं कहलाती है दीप्त या प्रदीप्त वस्तुएं, जिसको हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। एक मनुष्य समतल दर्पण की ओर 3 मीटर/सेकंड की चाल से आ रहा है। मनुष्य को दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? 6 मीटर/सेकंड, दुगना चाल से। कौन चाल से? दुगना चाल से। 22, क्वेश्चन नंबर 22 में है संयुग्मी फोकस संभव है केवल किस में संभव है? तो केवल अवतल दर्पण में। संयुग्मी फोकस संभव किस में? अवतल दर्पण में केवल। क्वेश्चन नंबर 23 में है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? इसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? 40। क्या होगी? 40। R बराबर 2F होता है इसका फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 24, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने तो वह दर्पण कौन सा दर्पण होगा? तो कौन दर्पण होगा? अवतल दर्पण होगा। कौन दर्पण होगा? अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है छात्रों, किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है संभवतः। कौन सा दर्पण में? किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा बनता है। इसमें कौन सा होगा? तो इसमें केवल अवतल में होगा। किस में? केवल अवतल में। क्वेश्चन नंबर 26, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख किसी भी
दूरी पर रखने से उस वक्त प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है, वह दर्पण क्या कहलाता है? तो वह दर्पण क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण। क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण। सम्मुखी सीधा और छोटा, सीधा और छोटा उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 27। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है? उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है? तो ध्रुव तथा फोकस के बीच। कहाँ बनता है? ध्रुव तथा फोकस के बीच। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वह वस्तु प्रकाश को क्या करती है? अवशोषित करती है कि परावर्तित करती है कि अपवर्तित करती है, या फिर परावर्तित या अपवर्तित दोनों करती है। तो इसमें क्या हो जाएगा? हो जाएगा परावर्तित। किसी वस्तु को जब वस्तु के प्रकाश को क्या करती है? परावर्तित करती है, तभी हम देख पाते हैं किसी वस्तु को। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में किसी दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता है? क्योंकि किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता? तो समतल दर्पण में जो वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा, जब भी बनेगा जब आभासी बनेगा। क्या बनेगा? आभासी और सीधा। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में है अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। किसके समानांतर? प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं? क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर, किस पर? पर्दे पर उतार सकते हैं? नहीं उतार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में है प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है तो उसका परावर्तन कोण कितना डिग्री का होगा? 60 डिग्री कोण बनाते हुए जब टकराती है तो उसका क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर अगला में है 33। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में है समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब, समतल दर्पण से किसी प्रतिबिंब हमेशा जो है आभासी बनता है। कैसा बनता है? आभासी। 34। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? वस्तु की स्थिति दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। कहाँ होनी चाहिए? दर्पण तथा फोकस के बीच। क्वेश्चन नंबर 35 में निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। कौन वास्तविक प्रतिबिंब किससे मिल सकता है? तो अवतल दर्पण के द्वारा। किसके द्वारा? अवतल दर्पण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 36 में, क्वेश्चन नंबर 36 में दिया गया है उत्तल दर्पण पर बना प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा और छोटा होता है, वस्तु से छोटा। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में है अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? वस्तु को कहाँ रखा जाता है? फोकस के अंदर। कहाँ रखा जाता है? फोकस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में है एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होगा? प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होगा? हमेशा उल्टा होगा। कैसा होगा? हमेशा उल्टा होगा। हमेशा उल्टा होगा। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में साइड मिरर के देखो आ गया VVI क्वेश्चन है। VVI एग्जाम में एकदम छपने वाला क्वेश्चन है। एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। VVI क्वेश्चन है। साइड मिरर के रूप में प्रयोग होता है
उत्तल लेंस। कौन? उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 में आओ। सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है, सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है अवतल दर्पण का। किसका व्यवहार किया जाता है? अवतल दर्पण का। समतल दर्पण का चेहरा देखने में, चेहरा देखने में समतल दर्पण का। सर्च लाइट परावर्तक सतह होता है। किसका परावर्तक सतह होता है? तो अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर क्या है? 42। प्रकाश की किरणें गमन कहाँ का गमन करती है? सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, या फिर उपयुक्त सभी। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। कैसे? सीधी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में। 43, क्वेश्चन नंबर 43 में है प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है? ध्वनि तरंग का, कि विद्युत चुम्बकीय तरंग का, कि पराबैंगनी तरंग का, कि परावर्तक तरंग का। तो 43 का हो जाएगा विद्युत चुम्बकीय तरंग का। किसका? विद्युत चुम्बकीय तरंग का। क्वेश्चन नंबर 44 में है मेरे प्यारे छात्रों, क्वेश्चन नंबर 44 में दिया काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा होता है, उल्टा होता है, आधा होता है, तिरछा होता है, कैसा होता है? तो हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब जो होगा वो हमेशा सीधा होगा और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 में है समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन एक से कम, एक से ज़्यादा, कि एक के बराबर होता है। तो क्या होता है? एक के बराबर होता है, एक के बराबर। क्वेश्चन नंबर 46 में है अवतल दर्पण में परावर्तक सतह पर लंबवत गिरती किरणें फोकस पर अभिसारित होती है, कि अपसारित होती है, कि समांतर होती है, कि अपसारित हो लगती है। तो इसका हो जाएगा 46। 46 का क्या हो जाएगा? अपसारित हो तो लगती है। क्या? उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह पर लंबवत गिरती किरणें फोकस पर अपसारित हो तो लगती है। 47, क्वेश्चन नंबर 47 में है गोलीय दर्पण में परावर्तन के नियम का पालन। गोलीय दर्पण में परावर्तन के नियम का पालन होता है। क्या? नियम का पालन होता है। क्वेश्चन नंबर 47 हो गया। क्वेश्चन नंबर 48 में है गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा किस के सापेक्ष मापते हैं? किसके सापेक्ष? ध्रुव के सापेक्ष। क्या होगा? ध्रुव के सापेक्ष, ध्रुव के सापेक्ष मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 में अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है, उसका आवर्धन क्या होगा? तो उसका आवर्धन क्या होगा? 49। 49 का क्या हो जाएगा? 49 का क्या हो जाएगा? 49 का 1, m बराबर 0, m बराबर 0 हो जाएगा। मोटर के चालक के सामने लगा रहता है, मोटर के चालक के सामने लगा रहता है, क्या लगा रहता है? अवतल दर्पण। चालक वही साइड मिरर, साइड मिरर। इक्यावन किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु बिंब की स्थिति कैसी होती है? वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र से परे, या फोकस वक्रता केंद्र के बीच, दर्पण और ध्रुव के बीच। तो इसका हो जाएगा दर्पण और ध्रुव के, दर्पण और ध्रुव और उसके फोकस के बीच में होता है। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 में है एक अवतल दर्पण में वस्तु बिंब की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब क्या होगा? प्राप्त प्रतिबिंब क्या होगा? तो आभासी और काल्पनिक, आभासी यानी काल्पनिक और बड़ा होगा। अवतल दर्पण
क्वेश्चन नंबर 53 में अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? दुगनी, आधी, चौथाई या बराबर? तो क्या होती है? आधी होती है। क्वेश्चन नंबर 53 तो हो ही गया। 54 क्वेश्चन नंबर 54 में कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? कहाँ स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत पर। क्वेश्चन नंबर 55 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत के समानांतर किरण पुंज मिल सकता है? 55 का क्या होगा? अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 56 में वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त होता है? किस दर्पण से प्राप्त होता है? तो उत्तल दर्पण से। उत्तल दर्पण से वस्तु से छोटा आभासी होता है। क्वेश्चन नंबर 57 में है निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तीनों प्रकार के दर्पणों द्वारा। किससे? तीनों प्रकार के दर्पणों द्वारा। उत्तल दर्पण भी, अवतल दर्पण से भी और समतल दर्पण से भी। क्वेश्चन नंबर 58 और आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन, परावर्तन का कोण होता है? परावर्तन का कोण होता है, इसका क्या होगा? आपतित किरण और दर्पण के बीच सतह के बीच का कोण नहीं, आपतित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए विलंब के बीच का कोण ये भी नहीं, परावर्तक किरण दर्पण की सतह के बीच का कोण नहीं होता है। परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए विलंब के बीच का कोण होता है, यही होगा 58 का 4। धन्यवाद छात्रों। कैसा लगा मेरा क्लास कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।